कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोनस पार्ट को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो और लाइक करते हो तो सच में मैं अपनी खुशी को आप लोगों से शब्दों के माध्यम से नहीं कह सकती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है। एक सोशल मीडिया पर कोई भी यूट्यूबर या कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी ऑडियंस होती है। और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि आप लोग मेरी स्ट्रेंथ हो। आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो। जब भी मैं गिरने को होती हूँ तो मुझे हौसला भी आप लोगों से मिलता है। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दिन निकलते निकलते सभी औरतें नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। पूजा पाठ होने के बाद सभी मर्द धीरे धीरे उठने लगे थे। माँ, अब क्या करना है? गौरांगी सर का पल्लू संभाली कुलवंती के पास उस बड़े से किचन में आकर बोली, जहाँ एक साथ ना जाने कितने लोगों का खाना बन सकता था। एक तरफ चूल्हा, दूसरी तरफ गैस चूल्हा, और सारी औरतें ज़मीन पर बैठकर एक साथ सब्जी और बाकी सब करती थी। कई औरतें हेल्प के लिए भी रखी हुई थीं। उसका यूं प्यार से संबोधन अक्सर कुलवंती को लाजवाब कर देता था। कुछ नहीं दुल्हन, तुम नई नवेली इतना काहे करती हो? सरोजनी बोली, जो अभी अभियंता और सोना के साथ साथ नाश्ते में क्या बनेगा ये तय कर रही थी। ऐसे कैसे आप सब कर रहे हैं तो मैं कैसे? गौरांगी कुछ संकोच से बोली। ठीक है तो ऐसा करो, सबके लिए चाय चढ़ा दो पतीले में। और अनिमेष की दुल्हन, तुम जरा देख लो दूध आया कि नहीं गौशाला से। जी ठीक है दादी जी, वो बोली तो सरोजनी हंस पड़ी। हंस का रही है जीजी? अब शादी करके हमारे ही सामने आई थी, पर हुई तो हमारी सास ही ना, बहुएं और क्या कहें। कुलवंती तुरंत बोली तो सबने हामी में सर हिला दिया। तो सब अपने अपने में ही अभी बात कर रही थी कि अनिमेष के साथ साथ एक गोलू मोलू सा 20-22 साल का लड़का किचन में आ गया। भले ही वो गोलू मोलू था पर दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसे देख झट से कुलवंती अभियंता बोल पड़ी, आइए देवर जी, कहाँ रह गए थे? ये आशीष था जो कल किसी काम से शहर गया था। देर रात लौट कर आया तो अब सीधा उन सब से मिलने यहीं आ गया। चेहरे से ही हंसमुख सा लग रहा था। अच्छा हूँ मेरी भाभीियों, सुना है अर्धांग भाई ने शादी कर ली। आशीष आते ही फट पड़ा, क्या यही है वो चाय में पत्ती डालती हुई गौरांगी को देखकर बोला, जो घूंघट की आड़ में उनकी बातें सुन मंद मंद मुस्कुरा रही थी। शर्म करो, बहू हुई तुम्हारी। अनिमेष पास पड़ी चौकी पर बैठकर बोला, क्या दादा, रिश्ता बड़ा है तो क्या मुझे बूढ़ा बनाकर ही दम लेंगे? मैं तो देखूंगा उनकी दुल्हन को, वैसे भी वो होंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा फिर। अभी देख कर आया हूँ, सो रहे हैं। आप उनसे डरते क्यों हैं चाचा? नेहा आकर बोली, जो अनुप्रिया के साथ बस अभी अभी उठकर उन्हीं सबको ढूंढती हुई आ गई। लो, बन गया बूढ़ा। अब जिसकी भैंस जैसी भतीजी हो वो तो ना चाहते हुए भी बूढ़ा लगेगा ही। आशीष अफसोस से बोला, मैं भैंस हूँ? चलो तुमने माना तो सही। आशीष बोला ही था कि गौरांगी ने ट्रे में चाय रख उन सबकी तरफ बढ़ा दी, तो आशीष ने झट से उसका घूंघट पीछे किया। बहुत सुंदर हुआ भाभी, बहू है तेरी, सब एक साथ बोले। मैं भाभी ही बोलूँगा। आशीष भी चाय उठाकर चिल्लाकर बोला। उधर अर्धांग की आंखें खुली तो गौरांगी वहाँ नहीं थी। सुबह सुबह उसका मूड इस कदर बिगड़ा कि उसने पास पड़ी टी शर्ट उठाई और उसे पहनते हुए नंगे पैर ही नीचे की तरफ आ गया। गौरांगी, उसकी आवाज़ की तेजी किचन में हो रही हंसी ठिठोली में बिजी सबके कान खड़े करवा गई। हो गया कांड। अनिमेष मुस्कुराकर चाय और बिस्कुट का पैकेट लेकर बाहर आंगन की तरफ ये सीन देखने की मकसद से आ गया। बाकी लोग भी पीछे पीछे आ गए। पीछे खड़ी हुई गौरांगी ने घूंघट के अंदर से देखा तो उसकी आंखों का गुस्सा देख सहम गई। आंखों पर बिखरे हुए बाल, नसीली आंखें, डार्क ब्राउन शर्ट और पैंट में वो नंगे पैर, आग का गोला बना हुआ, पूरी हवेली का ध्यान अपने ऊपर खींचे हुए खड़ा था। क्या हुआ लल्ला? चाची अम्मा तुरंत आगे आकर बोली। वो कुछ नहीं बोला, सीधा उनका हाथ पकड़ बरामदे में पड़े दीवान पर बिठा दिया। गौरांगी, वो एक बार फिर चीखा तो गौरांगी झट से आगे आकर खड़ी हो गई। कोई मतलब है मुझसे कि नहीं? अर्धांग दांत पीसता हुआ सीधा उसके सामने आकर धीरे से बोला, ऊपर आओ इसी वक्त तुम। 1 मिनट भी देर मत करना वरना अगली बार उठाकर लेकर जाऊंगा। सबके सामने अर्धांग बोला तो गौरांगी ने तुरंत थामे सिर हिला दिया। अर्धांग सीधा वापस सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया।
चलो अपना अपना काम करो। चाची अम्मा, जो अर्धांग के गुस्से को समझ चुकी थी, वहां खड़े हुए नौकरों से बोली, दुल्हीन अब खड़ी क्यों हो, जाओ। वो गौरांगी से बोली तो वो झट से किचन में जाकर उसकी चाय लेकर ऊपर की तरफ बढ़ गई और बाकी सब अपने काम से लग गए। गौरांगी जैसे ही कमरे में आई, अर्धांग ने झट से दरवाजा बंद किया। गौरांगी ने मुड़कर देखा, वो वाकई गुस्से में था। वो मैं एक शब्द नहीं, अर्धांग जोर से बोला तो गौरांगी खामोश रह गई। मतलब नहीं है ना मुझसे? नहीं, ऐसा नहीं है, वो नई जगह है तो। अच्छा, मुझे तो कहीं से नहीं लगा कि नई जगह है। तुम्हारे लिए आते ही एक एक सदस्य की सारी मेहमान नवाजी का हिसाब तो तुमने तुरंत लगा लिया। किससे क्या बोलना है, क्या करना है, ये सब तुमने झट से समझ लिया। बस मेरे लिए ही नई जगह है, जो खाना पीना चाय कुछ भी पूछा तुमने मुझसे। नाराज क्यों हो रहे हो? तुम सो रहे थे तो मैं चली गई थी नीचे। अच्छा, जगाती तो मैं नहीं सकता ना, कुंभकर्ण हूं ना मैं। वो गुस्से से बोला, लेकिन उसकी बात सुन गौरांगी एकदम मुस्कुरा पड़ी, जो और उसको गुस्सा दिला गया। हंस लो तुम पहले। नहीं, ऐसा नहीं है, सुनो ना, अब ऐसा नहीं करूंगी, गुस्सा मत हो ना, इधर देखो ना। वो बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़कर बोली, जो करना है करो, अब ना मुझे खाना खाना है ना तुम्हारी ये चाय पीनी है, ऐसे ही रहूंगा अब मैं। गौरांगी अब वाकई डर गई थी, क्योंकि उसकी कोई भी कही हुई बात ऐसे ही नहीं होती। वो जो कहता है वो करता भी है। सुनो, कुछ नहीं सुनूंगा मैं, अब जाओ, बहुत काम होंगे ना तुम्हें, फिर रात को सो जाना जल्दी, क्योंकि अगले दिन और भी काम होंगे तुम्हें। अच्छा ठीक है, मान ली मैंने अपनी गलती, अब मान जाओ ना। वो बोली तो अर्धांग ने गुस्से से शर्ट एक बार में ही निकाली और बेड पर फेंक दी। एक एक बटन नीचे फर्श पर बिखर गया। गौरांगी कुछ कदम पीछे हट गई। मेरे कपड़े अलमारी में लगाने का भी टाइम नहीं है ना तुम्हारे पास? वो सामने रखे बैग्स को देखकर बोला। मैं देती हूँ ना, क्या चाहिए? गौरांगी तुरंत आगे आकर बोली। मैं खुद ले लूँगा। अर्धांग आगे बढ़ा और बेड पर बैग डाल सारे कपड़े निकाल उसमें से एक टी शर्ट पहनकर बाहर की तरफ तेजी से चला गया। सुनो तो, गौरांगी उसके पीछे भागी, लेकिन तब तक वो सीढ़ियाँ उतर आंगन में जा चुका था। वो पल्लू संभालती हुई जब तक नीचे आई तो देखा, जोरावर चौधरी उससे बरामदे में खड़े कुछ बात कर रहे थे। वो अपनी बेचैनी संभाले अर्धांग के चेहरे पर नज़र टिकाए उनके जाने का वेट करती रही। अर्धांग खुद चोर नज़रों से उसे देख रहा था, जो घूंघट डाले उसके पीछे पीछे आई थी। दिल एक बार को फिर पिघलने लगा था अर्धांग का, लेकिन फिर उसकी सुबह की लापरवाही याद आते ही उसने फिर मन को पक्का कर लिया। ठीक है दादाजी, मैं देख लूँगा, 1 घंटे का काम है बस। तो ठीक है, अभी निकल जाओ, कौशिक आता ही होगा, उसे शहर के बाहर ही मिल लेना, यहाँ मेहमानों के बीच बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, अर्धांग गहरी सांस लेकर बोला। लल्ला, चाय पानी किया कि नहीं? उसे जाते देख चाची अम्मा बोली। हाँ, सब कर लिया चाची अम्मा, बोल वो एक नज़र गौरांगी को देख बाहर की तरफ चला गया। ये कहीं गए हैं चाची अम्मा? जोरावर चौधरी के जाने के बाद जब गौरांगी से रहा नहीं गया तो वो संकोच से आकर उनसे बोली। हाँ दुल्हन, जान तो नहीं पाई, जोरावर के काम से गया है, आ जाएगा 1 घंटे में, तब तक उसके मन का कुछ बना लो। सुबह कितना गुस्सा हो गया था तुम पर। चाची अम्मा बोली तो गौरांगी धीमे कदमों से वापस मुड़ गई, पर उसका चैन तो उसके साथ ही चला गया था। उसकी वो नाराज़गी हमेशा से उसकी जान ले जाती थी, ऊपर से आज तो वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा था। आज अनुप्रिया के ससुराल में सगुन के रूप में जाने के लिए जो चीज़ें जानी थी उनकी तैयारी चल रही थी। गांव की अनुभवी औरतें सब अपनी राय से वो सब करवा रही थीं। काम करते करते हर आहट पर गौरांगी उसके आने का एहसास हो रहा था। क्या हुआ भाभी? नेहा ने उसे यूं देख तुरंत पूछा। कुछ नहीं, गौरांगी नज़र चुरा कर बोली। भाई गुस्सा है? वो उसके हाथ पर हाथ रखकर बोली तो उसकी आंखें नम हो उठी। कुछ खाकर भी नहीं गए? वो भरे गले से बोली। जानती हूँ, पर वो आ जाएंगे, जानती हो, तुम्हारी उनकी ज़िंदगी में आने से पहले उनके किसी भी एहसास का पता ही नहीं चलता था, पर अब वो सब दिखाई देने लगा है। उनका गुस्सा, प्यार, तड़प, सब कुछ, और वो सब तुम्हारे लिए है गौरांगी भाभी, इसलिए टेंशन ना लो। नेहा बोली तो गौरांगी ने गहरी सांस ली। वो क्या जानती नहीं थी उसका प्यार, पर अपने दिल का क्या करे, सिर्फ वो ही तो प्यार नहीं करता, वो भी तो करती है, ना जाने कब से, वो भी बेहद। ऐसे ही नहीं, उसका यूं रूठना उसकी जान निकाल देता है। जानती थी वो उसके पास ही आएगा, पर यही तो प्यार की खूबसूरती है, हर एहसास का रंग हम पर पूरी शिद्दत से दिखेगा।
जैसे कि अभी उस पर था। शांति थी, अर्धांग उसके पास ही आएगा, पर वो वक्त जल्दी आने की तड़प अब उसके दिल को बेचैन कर रही थी। सारे काम हो जाने के बाद रूम में आकर उसने सारे कपड़ों को अलमारी में सही से सेट करना शुरू कर दिया। खाना तो आज उसके मुंह में जाने से रहा, पर आंख नम हो रही थी, कुछ भूख की वजह से, कुछ रूठे हुए अपने पिया की वजह से। बेड पर पड़ा हुआ उसका मोबाइल उसे और दुखी कर रहा था, जो अर्धांग ले जाना भूल गया था। हर होती आहट से वो जल्दी से पल्लू ओठ नीचे झाँक कर देखती कि शायद वो आ गया हो। अर्धांग की दुल्हन सरोजनी की आवाज़ से वो नीचे आई। खाना खा लो दुल्हन, अनुप्रिया बता रही थी तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, दोपहर हो गया है, अब तो खा लो। सरोजनी फिक्र से बोली। जी खा लूँगी। अरे माँ कैसे खाएंगी, अर्धांग भाई आए कहाँ हैं अभी, शायद उनके साथ खाने का इरादा हो, आशीष उसे छेड़ते हुए बोला। अरे दुल्हन, ये सब लोग बाहर निकलते हैं तो जैसे ही भूख लगती है कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं, हमारा सहारा थोड़ी ना देखते हैं। वो कुछ खा लेगा, तुम खा लो, बोल वो चाची अम्मा की तरफ चली गई, जो कब से अनुप्रिया के ससुराल जाने के लिए बर्तन देख रही थी। बाकी सब भी वही थे। खा लीजिए भाभी और संकोच मत किया करिए मुझसे, रिश्ता कोई भी हो, हूँ तो मैं आपके भाई जैसा। वो बोला तो गौरांगी ने उसकी तरफ देखा। सही तो ही तो है, उसकी वो शरारत उसे कान्हा की याद ज़रूर दिला जाती थी। आप चलिए मैं आ जाऊँगी, गौरांगी हल्की मुस्कान से बोली। यूं ही किचन में जाकर सिर दिखाने के लिए खड़ी हो गई कि खाना लेने आई है। उसका दिल जानता था, अर्धांग ने कह दिया कि वो नहीं खाएगा तो वो नहीं खाएगा। खाना तो वो तभी खाएगा जब वो उसे जी भर कर मना लेगी। जिद्दी, वो झुझलाकर खुद से बोली, फिर दिल भर आने से खुद ही रो पड़ी। आशा होना, वो आंसू पोंछ कर धीमे से बोली। उधर अर्धांग जो काम 1 घंटे का समझ रहा था, वो वहां पहुंचकर काफ़ी फैला हुआ उसे मिला। कौशिक ने जो डिटेल्स उसे दी थी वो उसे गलत लगी, इसलिए उसे सही करने के चक्कर में उसका टाइम लगना शुरू हो गया। ऊपर से गुस्से में उसका मोबाइल भी घर ही छूट गया था। अर्धांग के दिल में बेचैनी भी कम ना थी। सुबह गौरांगी का उसके पीछे दौड़कर आना उसे अब तड़पा रहा था। जब उसका गुस्सा कुछ कम हुआ था, वो जल्दी जल्दी सब खत्म करने में लगा हुआ था ताकि वो गौरांगी के पास जा सके। दिल घबराता है, आंख भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। रेडियो पर बजता हुआ गाना गौरांगी के ऊपर अभी सटीक बैठ रहा था। अक्सर ऐसा होता है, जैसा हम सोचते हैं हमारे आसपास वैसा ही माहौल हमें देखने को मिल जाता है। दोपहर से शाम, फिर रात हो गई, अर्धांग नहीं आया। अब गौरांगी की बेचैनी बढ़ चुकी थी। संकोच बस वो चाची अम्मा से पूछ भी ना सकी, और चाची अम्मा को भी उसे बताने का याद नहीं रहा कि कौशिक से कहकर अर्धांग ने फ़ोन करवा दिया था कि उसे देर हो जाएगी ताकि वो गौरांगी को बता दे। पर आज गले का कुछ हिसाब अभय लेकर चाची अम्मा के पास उसी वक्त आ गया और ये बात उनके दिमाग से निकल गई। भाभी सब ठीक है? नेहा और अनुप्रिया उसे परेशान देखकर बोली। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही सर थोड़ा भारी है। अरे बताया क्यों नहीं, कब से काम कर रही हैं आप, चलिए आराम करिए, मैं अभी दवाई मंगवाती हूँ। अनुप्रिया तुरंत उसका माथा छूकर बोली, फिर पास खड़ी राधिका को इशारा किया। वो तुरंत बाहर किसी को बताने के लिए चली गई ताकि कोई गांव वाले डॉक्टर के पास से दवाई ले आए। बाकी फिर सबने जानते ही कि उसके सर में दर्द है उसे ज़बरदस्ती रूम में भेज दिया। गौरांगी कमरे में आई, वैसे ही एक बार फिर उसका दिल भारी सा हो गया। अर्धांग की नाराज़गी अब उसका दिल बेहद दुखा रही थी। उसे अब ऐसा लग रहा था कि वो उससे इतना गुस्सा हो गया कि पूरे दिन बिना खाए पिए ना जाने कहाँ चला गया। आंखें बरस पड़ी उसकी। सुबह की निकाली हुई अर्धांग की शर्ट, जिसके बटन उसने दोपहर में सही कर दिए थे, उसे बाहों में भर उसने अपनी आंखों को बहने दिया। इससे पहले अर्धांग ना जाने कितनी बार उससे रूठा था, पर उससे यूं दूर तो कभी नहीं होता था। गौरांगी से लड़ता, चिढ़ता, चिल्लाता, पर इतनी देर तो बहुत दूर की बात थी। एक पल भी उससे दूर नहीं जाता था, भले ही फिर कुछ भी हो जाए। वरना ऐसे ही नहीं, वो उस दिन आराधना और बाकी सबके सामने उसे हक से उठा ले गया था। काम खत्म होते ही अर्धांग की गाड़ी हवा से बातें करने लगी। बेचैनी की हद उसके अंदर इस कदर थी कि उसकी वो ग्रेनी आंखें सुर्खी पकड़ चुकी थी। अर्धांग कुछ खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। कौशिक उसकी गाड़ी की स्पीड देख कुछ सोचकर बोला।
नहीं समर, मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मेरा गुस्सा उस पर बहुत असर करता है और आज तो मैंने कुछ ज़्यादा ही नाराज़गी उसे दिखा दी। इतना जानते हो उसे? कौशिक हैरानी से बोला। उतना जितना वो मुझे जानती है। अर्धांग गाड़ी को स्पीड से मोड़कर बोला। धीरे धीरे, आपकी तो हो गई शादी, मेरी नहीं हुई है, कुछ रहम करो मुझ पर। कौशिक हंसकर बोला। समर कौशिक, जो अभी मथुरा में एसीपी की पोस्ट पर सबसे कम उम्र का हायर हुआ था, अर्धांग से उसकी मुलाकात जेल में हुई थी। उसकी काम करने की बारीकी से वो इस कदर उसका दीवाना हुआ कि मथुरा में पोस्टिंग के बाद उसने अर्धांग के सारे कामों का जिम्मा खुद पर ले लिया। अभी वो इटावा आता नहीं, पर काम बहुत ज़रूरी था, इसलिए उसे यहाँ आना पड़ा। कौशिक एकटक अर्धांग को देख रहा था, जिसमें मरने जीने तक का एहसास नहीं था। आज उसकी आंखों की बेचैनी उसे हैरान कर रही थी। तो वृंदावन कब आ रहे हो वापस? अनुप्रिया की शादी के बाद आ जाऊंगा, फिर आगे का काम करेंगे। आज इस काम के चक्कर में मेरी बीवी बहुत परेशान हो गई है। ओके ओके, समझ गया। अब अपनी स्पीड को विराम दो, मेरी गाड़ी आगे ही खड़ी है, उसने इशारा करके कहा, जहां दो कांस्टेबल पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। उसने गाड़ी झटके से रोकी और समर जैसे ही उतर कर बाह बोलने को हुआ, तब तक अर्धांग वापस मुड़कर जा चुका था। हाँ, ये मोहब्बत, कौशिक मुस्कुराकर बोला। रात का 10 बज चुका था। गांव में लगभग सब इस टाइम आराम से सो जाते हैं। यहाँ तो इस टाइम तब भी लेट हो जाता था शादी की तैयारी के चक्कर में। फिर भी लगभग आज कुछ ज़्यादा ही काम हो जाने की वजह से सब सोने जा चुके थे। गौरांगी अभी भी खिड़की के पास खड़ी थी। दूर किसी खेत में अभी कटाई का काम चल रहा था, जहाँ ट्रैक्टर की बड़ी बड़ी लाइट से रोशनी जल रही थी। गाय भैंसों के तबेले से उनके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। धूल भरे रास्ते बिल्कुल शांत से लग रहे थे, जैसे दिन भर की थकान उतार रहे हो। उस छोटी सी खिड़की से आती, जिसे गांव की भाषा में पुरवैया कहते हैं, चल रही थी। और कोई वक्त होता तो वो ये सब बहुत दिल से महसूस करती, पर अभी ये सब उसे नीरस लग रहा था। अर्धांग की गाड़ी झटके से आकर हवेली के गेट पर रुकी। बाहर लेटे हुए नौकर ने तुरंत आकर गेट खोला। उसने गाड़ी अंदर की और भागता हुआ हवेली के अंदर आया और सीधे सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ आकर दरवाज़ा खोला। गौरांगी तुरंत पलटी। बिखरे हुए आंखों पर आए बाल, सुर्ख आंखें लिए वो उसका सुकून लिए उसके सामने खड़ा था। गौरांगी की आंखें बरस पड़ी। कहाँ चले गए थे? वो भागकर उसके सीने से लग सिसक कर बोली। अर्धांग कुछ नहीं बोला, बस कसकर उसे बाहों में भर लिया। जानते हो ना, जान ले जाता है तुम्हारा रूठना मुझसे, समझते तो हो ना? गौरांगी उसकी टी शर्ट को मुट्ठी में जकड़ उसकी खुशबू को खुद में उतार कर बोली। कितना तड़पी थी वो इस एहसास के लिए। तुम भी तो जानती हो ना, तुमसे गुस्से में भी दूर जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। अर्धांग बोला तो गौरांगी ने उसके सीने से सर निकाल उसकी तरफ देखा। सुर्ख लाल साड़ी में लिपटी, वो खुले बालों में झलकता हुआ सिंदूर, रोकर लाल हुई आंखें लिए वो उसे ही देख रही थी। सॉरी, वो उसकी आंखों की तड़प देख बेकरार होकर बोला। तो गौरांगी ने पंजों के बल उठकर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। अर्धांग ने तुरंत उसकी कमर को पकड़ आंखें बंद कर ली। जैसे ही वो नीचे खड़ी होकर दोबारा संभलने को कोशिश करने को हुई, अर्धांग ने तुरंत उसकी कमर को पकड़ आंखें बंद कर ली। जैसे ही गौरांगी नीचे खड़ी होकर दोबारा संभलने की कोशिश करने को हुई, अर्धांग बेताब होकर उसे दीवार से लगाकर जैसे ही उसके लबों की तरफ बढ़ा, गौरांगी ने शर्म से उसके होठों पर अपनी हथेली रख दी। अर्धांग की भारी हुई पलकें एक बार फिर नाराजगी से भर उठी। पहले खाना खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। फिर वो बहुत हक और भरोसे से अपनी बात अधूरी छोड़कर बोली। फिर तुम्हें खा सकता हूँ? उसकी बात को पूरी करता हुआ अर्धांग सोखी से बोला तो आज गौरांगी की पलकें झुक गई। हया की उस लाली को देख अर्धांग दीवाना सा हो गया। तुमने भी तो नहीं खाया कुछ? अर्धांग उसके गालों को चूम कर बोला तो गौरांगी के जिस्म में आज कुछ अलग ही महसूस हुआ। ऐसे मत गुस्सा हुआ करो, बहुत फिक्र हो रही थी मुझे। गौरांगी एक बार फिर नम हुई आंखों से बोली। गलती हो गई मुझसे, काम सिर्फ 1 घंटे का था। मुझे लगा मैं भी आ जाऊंगा, पर कुछ दिक्कत हो गई तो टाइम लग गया। ऊपर से मोबाइल भी ले जाना भूल गया। कौशिक से कहकर मैंने फ़ोन करवाया तो था चाची अम्मा को, तुम्हें बताने को भी कहा था। बताया नहीं था क्या? नहीं,
ऐसे कैसे नहीं बताया? मैं कल ही उनसे बात करूँगा। वो आज काम बहुत था ना, शायद भूल गई होंगी। अब कुछ मत कहना उनसे। वो तुरंत उसके सीने पर हाथ रख कर बोली। जानती थी वो उसके लिए की गई कोई भी बात ऐसे ही जाने नहीं देता। अगर वो खुद सबके काम के लिए दिन भर भूखा प्यासा काम कर सकता है तो फिर गौरांगी तो उसकी जिंदगी थी। मैं खाना लेकर आती हूँ, गौरांगी बहुत प्यार से बोली। आज कोई भी बात से वो उसे बिल्कुल नाराज नहीं देखना चाहती थी। सुबह से उसका पति ऐसे ही बाहर घूम रहा था। सोचकर उसका दिल पिघल रहा था आज। औरत की यही तो अदा है, कितना भी लड़ झगड़ ले लेकिन जब प्रेम और वात्सल्य उसके सीने में लहर बनकर दौड़ता है वो सामने वाले को प्रेम से परिपूर्ण कर देती है। नहीं, तुम बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। सुबह से काम करने में तो कसर फिर भी नहीं रखी होगी बिना खाए पिए। खाना क्यों नहीं खाया? वैसे तो खा लेती हो ना। तब बात और होती है। जानती हूँ तुम्हें भूख लगेगी तो तुरंत खाना दे दूंगी। आज कैसे खा लेती? वो बिफर कर बोली। सिर्फ तुम ही प्यार करते हो मुझसे, मैं नहीं करती क्या? वो आज भावावेश में आकर बोल गई। फिर से बोलो, क्या कहा तुमने? अर्धांग उसकी बात सुन तुरंत उसके करीब आकर बेकरारी से बोला। खाना लेकर आती हूँ। वो जल्दी से अपने चेहरे के बदले हुए रंग छिपाकर बोली। नहीं, पहले बोलो तभी कुछ खाऊंगा। फिर जिद? अब नहीं ना, खाना खा लो। सुबह से ऐसे ही घूम रहे हो। और नेहा बता रही थी कि कल रात भी तुमने ऐसे ही खाया था। मुझे खुद दिया करो थाली लगाकर, मेरे सामने बैठकर खिलाया करो। पर नहीं, तुम्हें तो मेरे अलावा सब याद रहता है। अब खिलाऊंगी ना। गौरांगी वो उसकी बात सुन उसे देख सुखी से बोला। बोलो ना, क्या जो अभी तुमने कहा? मैं खाना लेकर आती हूँ, बोल। वो शर्मा कर उसके पहलू से निकल बाहर की तरफ पल्लू संभाल निकल गई। एक बार वो सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी तरफ पलटी। वो रूम के गेट पर खड़ा खा जाने वाली नज़रों से उसे देख रहा था। उसने आंखों ही आंखों में उसे मनाया तो उसने नजरें फेर ली। अकड़ू वो होठों में ही बोली तो उसने इंटेंस नज़रों से उसे पलट कर देखा, जैसे कह रहा हो कि सुनाई दे रहा है उसे। आज उसने खुद सामने बैठकर उसे खाना खिलाया। वो उसे भी साथ में खिलाता रहा। सारे बर्तन किचन में रखने के बाद जैसे ही वो ऊपर रूम में आई, सामने उसके पति परमेश्वर बिना टी शर्ट के घूम रहे थे। सच में वो हर दफ़ा अपनी खूबसूरती से गौरांगी को कायल कर जाता था। गौरांगी, टॉवेल दे दो, मैं नहा लेता हूँ। खाना खाकर अब तुम इतने प्यार से बोलोगी तो मैं खुद को भूल जाऊँ, नहाना तो दूर की बात है। बहुत गर्मी है यार। अच्छा ठीक है। वो उसकी टॉवेल उसे हाथ में देकर बोली। तुम भी चलो। मैं क्या करूँगी आकर? गौरांगी हैरानी से बोली। बीबी हो मेरी, बाथरूम रोमांस करेंगे, चलो। वो बेशर्मी से बोला तो गौरांगी मारे शर्म के अलमारी की तरफ जाकर उसके कपड़े निकालने लगी। चलो ना, वो पीछे से उसे बाहों में भरकर बोला। उसके स्पर्श से गौरांगी सिहर उठी। नहीं, यहाँ कॉमन बाथरूम है, अच्छा नहीं लगता, कोई आ जाएगा। अच्छा, अगर कॉमन बाथरूम ना होता तो चलती। अर्धांग उसके कानों की झुमकी को किस करके बोला। जाओ ना, वो टूटती हुई आवाज में बोली। आओ ना, बहुत प्यार करूंगा तुम्हें। वो धीमे से उसके कान में बोला तो गौरांगी का तन मन झंकृत हो उठा। बोलो ना, तुम नहा लो, मैं रूम में ही तुम्हारा इंतजार करूंगी। गौरांगी उसके यूं इसरार पर धीमे से नजरें झुकाकर बोली। सोच लो, सोने नहीं दूंगा आज। मंजूर है। गौरांगी उसकी छुअन से होती भारी सांसों को संभाल कर बोली। तो अर्धांग ने उसे पलटा और फुर्ती से उसके लबों को कसकर चूम लिया। अभी आ रहा हूँ, बोल। वो जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ गया और उसका पूरा जिस्म कांप गया। पहली बार वो उसके करीब होने के एहसास से ही उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे जिस्म हल्का सा हो रहा हो, पैर अजीब से कांप रहे हो, पेट में अजीब सी तितलियां सी उड़ रही हो। वो तुरंत आईने के सामने खड़ी हो गई। पहली बार उसकी खूबसूरती से खुद को मैच करने की इच्छा गौरांगी को हुई। खुले बालों को सुलझाकर उसने ठीक कर लिया। हालत ये थी कि खुद को खुद ही देखने के लिए उसकी पलकें उठ नहीं रही थी। कई लम्हे वो खुद की बोझुल हुई सांसों को संभालते हुए यूं ही बैठी रही। जब हिम्मत नहीं हुई तो पीछे मुड़ अलमारी से उसके कपड़े निकाल बेड पर रखने लगी। अर्धांग बालों को टॉवेल से झटकता हुआ अंदर आया। तुमने कपड़े क्यों निकाले हैं? क्यों, पहनोगे नहीं? गौरांगी असमंजस से बोली। नहीं, मुझे कपड़े पहनकर अपनी बीबी से प्यार करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अर्धांग एकदम साफ साफ बोल गया।
और गौरांगी की हालत ये हो गई कि शर्म से कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। मुझे मन में बेशर्म कहना बंद करो, अभी तुमने मेरी बेशर्मी देखी कहाँ है? अर्धांग उसके पास आकर बोला तो वो नज़रें चुराने लगी, जिस पर अर्धांग का उसका यूं शर्मा कर ऐसे करना बड़ा प्यारा लगा। ये जान लेकर ही छोड़ेगी मेरी, वो खुद से बोला और फिर इधर आओ बोल उसने उसकी बाजू पकड़ खुद से सटा उसके लबों को चूमना शुरू कर दिया। गौरांगी ने उसके यूं अचानक करीब आने से अपने हाथ उसके खुले कंधे पर रख दिए। धीरे से वो लबों से होता हुआ उसके गले पर आ गया तो उसके लबों के स्पर्श से गौरांगी के पैरों में जैसे जान ही ना बची हो। वो उसके एहसास से भरती जा रही थी। सुनो, वो धीमे से बोली। सुनो ना, वो दोबारा उसके कंधों को पकड़कर बोली। सुन रहा हूँ, बोलो ना, वो उसके पल्लू के पिन को जल्दी से निकालते हुए मदहोशी से बोला। वो बोलने की कोशिश में थी पर लाज से बोल ना पाई। पर जो उसके दिल की सुन ना पाए वो अर्धांग कहाँ, उसने तुरंत उसे गोद में उठा लिया। वो एक बार फिर उसका यूं समझ लेना देख उस पर निहाल सी हो गई। गौरांगी, मैं आ सकता हूँ ना तुम्हारे पास? जानता हूँ मेरे गुस्से का तुम पर असर ज़्यादा होता है, पर आज गुस्से से हट कर बताओ, चाहती हो ना मुझे खुद के करीब? अर्धांग उसकी चेहरे को हथेलियों में भरकर जुनून से बोला। तो गौरांगी ने अपनी नजरें उस पर टिका दी। बिखरे हुए गीले बाल, लाल होठ और उसके करीब आने की बेताबी से लाल हुआ चेहरा। खुद को उत्तेजना को रोक वो उससे ये बात पूछ रहा था। इससे बड़ी बात उसके लिए और क्या ही होगी? बोलो ना, वो तड़प कर बोला। तो गौरांगी ने हाँ में सिर हिला दिया और उसके सीने से लग गई। आई लव यू, अर्धांग उसे आगोश में भरकर शिद्दत से बोला और अपने लब उसके गालों पर रख दिए। गौरांगी ने तुरंत अपने हाथ उसके कंधे पर कस दिए। कैसे मना करती, उसे लज्जावश और सामाजिक नियमों से डर बोल भले ही ना पाई हो कभी, पर वो तो ना जाने कब से उसकी हो चुकी थी। जब उसके हर स्पर्श को उसका तन खुद ही मंजूरी दे देता तो वो कौन उसे रोकने वाली होती थी? पर अर्धांग बिना चिढ़े बिना गुस्सा किए कैसे कुछ कर सकता था? और जैसा कि गांव में होता है, लाइट चली गई और पूरी हवेली के कमरों में एक चहल पहल स्टार्ट हो गई। अरे जनरेटर स्टार्ट करो कोई, दयाराम, राघव, बिरजू, कहाँ हो भाई सब लोग? जोरावर चौधरी की आवाज़ गूंजी। बाहर से आती आवाज़ों से गौरांगी सचेत हो गई। सुनो सुनो ना, वो अर्धांग से बोली, जो उसके ब्लाउज की डोरी जो खुल नहीं रही थी उसे खींचकर तोड़ चुका था। लाइट चली गई है, वो अर्धांग के चेहरे को हाथों में भरकर बोली, जो पसीने से भर चुका था। छोड़ो ना, अभी ऑन हो जाएगा जनरेटर। अर्धांग उसकी चूड़ियों भरी कलाई पकड़ गद्दे में दबाकर बोला। फिर बढ़ती हुई गर्मी से खुद ही इतना झुझला उठा कि ऐसे ही उठकर गुस्से में खड़ा हो गया। सुकून से कोई अपनी बीबी को प्यार भी नहीं कर सकता, वैसे इस घर में सब टाइम पर होगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी देख कर आता हूँ। सुनो, टी शर्ट पहन लो, साड़ी का पल्लू ठीक करती हुई वो जल्दी से बोली। तो अर्धांग कयामत ढाती हुई अपनी बीबी को देखा, जिसकी चूड़ियों की खनखन साफ जाहिर कर रही थी कि वो खुद को संभाल रही थी। वो चिढ़ उठा। तुम यहीं रुको, वो प्यार से उसके लबों को छूता हुआ बाहर गेट की तरफ बढ़ा। क्या हुआ? अर्धांग झुझलाकर बिरजू से बोला। कुछ नहीं भैया, ट्रांसफार्मर का तार टूट गया है, तो जनरेटर ऑन कर लो ना। भैया, डीजल खत्म हो गया, दोपहर में हरीराम के खेत में कम पड़ गया था तो वो हवेली से मांग ले गया। काम के चक्कर में सोचा कल ले आएंगे, तो देखिए ये हो गया। उसने पूरी बात बताई। कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम अभी लेकर आते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर रोड पर है पेट्रोल पंप। रात काफ़ी है और उधर जंगली इलाका भी है, रात में सब एडजस्ट कर लेंगे, तुम अभी रहने दो। अर्धांग बोला तो बाकी सब ने भी सहमति दी। तो अब शुरू हुआ एडजस्टमेंट। सारे मर्द और औरतें, बच्चे रूम में तो अब सो नहीं सकते थे और अब घर वालों का फर्ज बनता था कि उनके लेटने की व्यवस्था पर ध्यान दे। तो अर्धांग, अनिमेष और आशीष सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास खुद ब खुद ही हो गया। देखो अर्धांग, मुझे लगता है बच्चे औरतें एक जगह और मर्द एक जगह एडजस्ट हो जाएंगे। आप सही कह रहे हैं भाई, आप ऐसा करिए, सभी के रूम से एक्स्ट्रा गद्दे निकलवा दीजिए और मैं मच्छरों की कुछ व्यवस्था करता हूँ, वरना ये बच्चे रो रो कर घर सर पर उठा लेंगे। अर्धांग बच्चों को देखकर बोला, जो रो रो कर बेहाल हो चुके थे। और भाई मैं क्या करूं? आशीष बोला। तुम सारे बच्चों को गाना गाकर चुप कराओ, हो सकता है थोड़ी देर तक चुप हो जाएं। अर्धांग बोला तो वहां सब एक साथ हंस पड़े।
भाई आप भी ना, वो शर्माता हुआ बोला। गौरांगी मेरा पर्स देना ज़रा, वो मोबाइल की लाइट जलाता हुआ रूम के अंदर आकर बोला। हाँ दे रही हूँ, वो जल्दी जल्दी हाथ चलाती हुई बोली। उस टाइम वो नेहा को अलमारी से कुछ चादर निकाल कर दे रही थी। मोबाइल की लाइट की रोशनी में अर्धांग की नज़रें उस पर जम गई। खुले हुए बालों का जूड़ा बना हुआ था जिसकी लटें उसके गालों पर झूल रही थी। होठों की लिपस्टिक उसकी मेहरबानी से बिल्कुल गायब हो चुकी थी। गौरांगी पल्लू को पीछे से अच्छे से सेट कर कमर पर लगाए हुए थी क्योंकि पतिदेव की जल्दबाजी से ब्लाउज की डोरियां टूट जो चुकी थी। भाभी और कोई गद्दा तो आपके रूम में होगा, सरोजनी दादी कह रही थी कि अभी बक्सा खुलना अंधेरे में मुश्किल होगा, तो सबके रूम में जो एक्स्ट्रा हो वो ही निकलवा ले। हाँ मैंने देखा था। नहीं है, अभी तुम इतना ले जाओ, नीचे काफ़ी हो जाएगा। अर्धांग उसकी बात काट कर बोला तो गौरांगी ने ना समझी से उसे देखा। था तो एक गद्दा, तो मना क्यों किया? गौरांगी उसका पर्स उसे हाथ में पकड़ा कर बोली। तो वो कुछ नहीं बोला, बस मुड़कर चला गया। तो तय हुआ। आंगन बहुत बड़ा है और हवा भी अच्छी थी, तो सभी बच्चों और औरतें वहाँ आराम से एडजस्ट हो गईं। उसके बाद घर के मर्द बीच वाली छत पर एडजस्ट हो गए। भाभी आप आ रही हैं ना? सोना भाभी भी नीचे आ चुकी हैं, तो आ जाइए, माँ और ताई जी भी आपको ढूंढ रही हैं। हाँ बस आ ही रही थी। गौरांगी जो बस अर्धांग को ही देख रही थी कि उसे बता दे कि वो नीचे जा रही है, उससे बोली। चलिए भाभी, नेहा बोली। हाँ चलो बोल। वो सीढ़ियाँ उतर जैसे ही नीचे आई, अर्धांग सामने से आता हुआ दिखाई दिया, जो सभी के लिए मच्छर अगरबत्ती दुकान खुलवा कर लाया था। लल्ला तू भी लेट जा जाकर, अब यहाँ सब अच्छे से हो गया है। जी चाची अम्मा बोल वो आगे बढ़ गया। वाकई बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह सब एक साथ। गौरांगी ने जैसे ही खुश होकर कदम अनु और नेहा के पास लेटने के लिए बढ़ाया, अर्धांग ने उसे घूर कर देखा। गौरांगी सहम गई, पर करती भी क्या, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अर्धांग उसे देखता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ गया। अर्धांग की खामोशी गौरांगी को अंदेशा दे गई कि इतना आसान नहीं उसका यूं मान जाना, लेकिन फिर भी वो धीरे से उन दोनों के पास लेट गई। और वही हुआ लगभग 1 घंटे बाद, जब सभी लोग आराम से सो चुके थे और गौरांगी भी लगभग नींद में ही चली गई थी। उसे एहसास हुआ किसी ने उसे छुआ, तो वो तुरंत पलटी, तो अर्धांग ने उसके लबों को अपने लबों से चुप करवा दिया। वो जल्दी से उसके कंधे पकड़ पीछे हटी। क्या कर रहे हो? सब लेटे हैं पास में। बोलना बंद करो वरना सब जग भी जाएंगे, वो धीमे से बोला और उसे गोद में उठा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। गौरांगी आश्चर्य से उसे देखने लगी। वो सीधा बीच वाले पोर्शन से होता हुआ 3 मंजिला की छत पर उसे लेकर आया, जहाँ छत बिल्कुल खाली थी और हवेली की ऊंचाई की वजह से पूरा गांव वहां से दिखता था। एक पल को वो सुंदरता गौरांगी को हैरान कर गई। बहुत अच्छा व्यू था ना, गाड़ियों का शोर शराबा ना, धुआं धक्कड़, बेहद साफ हवा, आसमान में टिमटिमाते हुए तारे और चमकता हुआ चांद। अच्छा लगा? अर्धांग उसके कंधे को चूम कर बोला तो गौरांगी उसकी करीबी सी होश में आई। ये चाँद तारे और छत हमेशा से ही हमारे प्यार की गवाह है, तो आज कैसे ना होती? अर्धांग उसके बालों के बंधे हुए जूड़े को खोल कर बोला तो गौरांगी ने उसे पलट कर देखा। हवा से उड़ते हुए उसके सिल्की बाल जो बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, रात की चांदनी में चमकता हुआ उसका गोरा वजूद, होठों की सुर्खी और नसीली सी आंखें जिनमें उतरे हुए रंग देख गौरांगी शर्माकर उसके सीने से लग गई। अर्धांग ने उसे एक बार फिर बाहों में उठा लिया और वहीं लगे हुए गद्दे पर संभाल कर लिटाया। गौरांगी मुस्कुरा दी। अब समझ पाई थी उसके पति के दिमाग में बहुत पहले से ये विचार आ चुका था। एक बार फिर अर्धांग ने अपनी पहनी हुई टी शर्ट उतारी, एक साइड की। अब बिल्कुल तो अंधेरा था नहीं, आसमान से उतरी हुई एक हल्की सी रोशनी गौरांगी को शर्म से सिमटा रही थी। क्या हुआ? वो गौरांगी के सिमटे हुए वजूद को देख खुमारी से बोला। कुछ नहीं, अजीब नहीं लग रहा क्या? गौरांगी उसके पहलू से निकल पलट कर बोली। मैं हूं ना, रोशनी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी और मैं उसके और तुम्हारे बीच में रहूंगा ना। कोई आ गया तो? मैं छत का दरवाज़ा बंद करके आया हूँ और हम 3 मंजिला पर हैं और ये हवेली गांव में सबसे ऊंची है। कोई अपनी छत पर होगा भी तो हम नहीं दिखेंगे और आसमान बहुत ऊंचा है, तो उससे लटक कर हमें कोई देखे ये पॉसिबल नहीं है। और सीआईडी बनना है तुम्हें? वो बोला तो गौरांगी खिलखिलाकर हंस पड़ी।
और अगले ही पल उसकी हंसी एक खामोश हो गई। अर्धांग ने उसके लबों को आगोश में ले लिया था। गौरांगी की चिड़ियों से भरी कलाई खनक उठी। उंगलियां उसके बालों में फंस गई। उसके अधिकार से और बेहद प्यार से हुए स्पर्श से वो अंदर तक खुशी से भर उठी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों के सामने हाइप का आइकॉन आता है तो उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।